बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेटलैब कोर्स के साथ जिसकी दूसरी क्लास है उसके साथ हाज़िर हैं। मेटलैब की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस कर दी। मेटलैब नाम कहाँ से ड्राइव हुआ, मेटलैब कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और उसके बाद मेटलैब के इंटरफेसेस के बारे में हमने डिस्कशन कर दी और उसके जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं उसको क्या नाम दिया जाता है और उसका क्या क्या काम है। उसके बाद हम ऑपरेटर जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं उसकी प्रेसिडेंस को हमने पढ़ लिया कि हर ऑपरेटर की कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो उसकी प्रायोरिटी की बेस पर, जिस तरीके से आप लोग C++ पढ़ चुके हैं वहाँ पर भी आपने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के नाम से टॉपिक पढ़ा होगा कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा और जिसकी प्रायोरिटी लो होगी वो बाद में इवैल्यूएट होगा। तो उसको हमने डिस्कस कर दिया। आज हम वेरिएबल को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे, और वेरिएबल पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है किस तरीके से परफॉर्म करेंगे मेटलैब के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल के बारे में उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, आप लोग C++ पढ़ चुके हो कि वेरिएबल हम जब C++ में डिक्लेयर करते थे तो उसका तरीक़ाकार ये होता था कि हम डेटा टाइप लिख देते, वेरिएबल का नाम लिख देते और सेमी कॉलम लिख देते, और अगर उसको इनिशियलाइज़ किया जाता था तो किसी उस वेरिएबल को जिसको हमने डिक्लेयर किया होता है उसको हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते थे। उस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। अब हम मेटलैब के अंदर भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर उसके साथ हम इसकी कंपैरिजन करें, यहाँ पर हम वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे वो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटलैब में हम किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी है और फिर एक स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है वर्क स्पेस का कि ये किस तरीके से फिर वर्क स्पेस के अंदर ये स्टोर होता है। मेटलैब के अंदर हम वेरिएबल को डेटा असाइन करते हैं। जिस तरीके से आप वेरिएबल लेते हो ना ए, और फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते थे और 10 लिखते, तो इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू आप ए को असाइन करते थे। मेटलैब में भी हम वेरिएबल को वैल्यू जब असाइन करते तो उसका भी एक तरीक़ाकार होगा। मैंने लिखा एक एग्जांपल लिखा है, एंटर द फॉलोइंग इन द कमांड विंडो एंड हिट एंटर। मिसाल के तौर पर ये प्रॉम्प्ट आपके सामने होगा, आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखोगे और 5 लिखोगे, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आप लिखना चाहते हो, और उसके बाद एंटर का बटन दबा दे तो आपके सामने यहाँ पर एक तस्वीर वर्क स्पेस की मैंने ली हुई है, यहाँ पर आ जाएगा कि वेरिएबल का नाम X है और उसमें वैल्यू आपके पास 5 है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते और उसको वैल्यू असाइन करते। सिंपल तरीका है, प्रॉम्प्ट ऑलरेडी वहाँ पर होगा, आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, आपकी मर्जी जो भी नाम आप यहाँ पर देना चाहते हो, XYZ ABC जो भी नाम है आप दे दें, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जो भी वैल्यू आप इसको देना चाहते हैं, तो आप ये जब दोगे तो आपका जो वर्क स्पेस है उसमें आपका वेरिएबल विद वैल्यू आपको शो हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यही वेरिएबल है और इसके साथ आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपने इस वेरिएबल को पहले से असाइन किया है कोई वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपने पहले वहाँ पर जो एग्जांपल हमने पढ़ लिया वहाँ पर हमने x को 5 असाइन किया था। अब आप इस x के साथ अगर कोई और नंबर ऐड करना चाहते हो, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन आप इसके साथ करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से करोगे, आप x लिखोगे, x ऑलरेडी डिफाइन है, उसमें 5 की वैल्यू है, प्लस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो और उसके बाद आपने वैल्यू लिख दी। तो ऑलरेडी आपकी वर्क स्पेस में x की वैल्यू पहले से डिफाइन थी, x की वैल्यू 5 थी, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा और 5 + 5 ये 10 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर होगा। अगर हम मजीद इसमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप मेरे पास x की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर 10 हो गई है, क्योंकि पहले मेरे पास x की वैल्यू 5 थी, दोबारा मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशन उस पर कर दिया और x की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, वो 10 हो गई है। अब मजीद मैं इसके साथ 15 को ऐड करना चाहता हूँ x के साथ, तो तरीकाकार ये होगा कि x असाइन कर दे, x + 15 लिख दे। अब x में कौन सी वैल्यू आएगी, x आपके पास वेरिएबल है, तो x आपके पास जो है इसकी पहली वैल्यू आपके पास 10 थी, +15, 10 + 15 25 असाइन हो जाएगी x को। वर्क स्पेस में आपको दिखाई देगा कि आपके पास जो वैल्यू है x की, पहले आपके पास 5 थी, फिर 10 हो गई, इस दफा आपकी जो वैल्यू होगी x की वो 25 होगी। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि वेरिएबल की जो डिफिनीशन है
वो हम यही पढ़ते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपका वेरिएबल चेंज नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो चेंज होगी। जिस तरीके से एक्स वेरिएबल उसी तरीके से है, लेकिन इसकी वैल्यू पहले 5 थी, फिर 10 और उसके बाद 25 हो गई है। अब कुछ रूल्स है, जिस तरीके से आप C++ पढ़ते थे, वहां पर आपने वेरिएबल्स को आप नाम देते थे, तो वहां पर आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना था। आपके पास मुख्तलिफ रूल्स थे, आप हर चीज पे आप आंखें बंद करके आप उसको वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। आपके पास कुछ रूल है, आपने इन रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आपने इन रूल्स को वायलेट कर दिया तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। नंबर 1 रूल ये है कि आपका वेरिएबल मैटलैब के अंदर 63 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कम हो सकता है, लेकिन 63 से आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो आपके पास अल्फाबेट हो, अंडरस्कोर हो, वो 63 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी आपके पास कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास 63 होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं होने चाहिए। नंबर सेकंड, आप जरा रूल नंबर 3 को देखिए, फिर सेकंड की तरफ आएंगे। नंबर 3 रूल में है कि ये जो आपका वेरिएबल होगा, इनमें 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, इसमें लेटर हो सकता है, मिसाल के तौर पर ए से लेकर जेड तक, कैपिटल से स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, और डिजिट हो सकते हैं फ्रॉम 0 to 9, और इसके अलावा अंडरस्कोर हो सकता है। यानी आपका जो वेरिएबल का नाम है ये इन 3 चीजों पर मुश्तमिल हो सकता है, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं हो सकता। यानी इसमें कैरेक्टर होगा, अल्फाबेट होगा, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर होगी। नंबर 3 रूल, अब ये 3 चीजें तो होगी, लेकिन रूल नंबर 3 कह रहा है कि ये जो आप लिखोगे, इसमें शर्त यह है कि आपका जो वेरिएबल होगा उसका जो स्टार्ट कैरेक्टर होगा वो लेटर होगा। यानी आप अंडरस्कोर को आप जो आपके पास डिजिट है उसको आप फर्स्ट पे नहीं रख सकते। इसके अलावा इसका चौथा रूल कह रहा है कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो उसमें दरमियान में आप किसी किस्म का स्पेस नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो मार्क्स, लेकिन आपने लिख लिया MARK और स्पेस दे दिए S, ये अलाउ नहीं है। यानी जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसके लिए शर्त है कि उसके दरमियान किसी किस्म का स्पेस नहीं होगा। इसके अलावा एक बात याद रखिए कि मैटलैब केस सेंसिटिव है, यानी आपने एक वेरिएबल को कैपिटल में लिख दिया है तो आप बाद में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो कैपिटल में यूज करोगे, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में यूज करोगे, और इसके अंदर जो भी इस्तेमाल होता है, जो भी चीजें इस्तेमाल होती है, केस सेंसिटिव उसको सेंस कर लेता है और फिर वो आपको गलत रिजल्ट देगा, मतलब आपको सही रिजल्ट वो नहीं देगा। इसके अलावा रिगार्डिंग नेमिंग वेरिएबल्स विद करंटली डिफाइंड मैटलैब फंक्शंस, यानी मेन मैटलैब के फंक्शन में जो इस्तेमाल होने वाले नाम है आप उसको वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरीके से C++ में आप रिजर्व वर्ड्स के नाम के बारे में आपने सुना होगा, रिजर्व वर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ सेम इसके अंदर मैटलैब के अंदर जो भी फंक्शंस यूज होते हैं उन फंक्शंस को आप एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, स्क्वायर रूट, लेंथ, मीन, मैक्स, मिनिमम एंड सो ऑन, मुख्तलिफ किस्म की जो फंक्शंस है मैटलैब के अंदर उनके नामों को आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहां देखिए, मिसाल के तौर पर आपने एक वेरिएबल my_name रखा है तो ये अलाउ है। क्यों अलाउ है? क्योंकि इसमें से 2 चीजें अंडरस्कोर और आपके पास अल्फाबेट इसमें मौजूद है। नंबर सेकंड, इसकी जो शुरुआत हुई है वो कैरेक्टर आपके पास अल्फाबेट है, तो इस वजह से ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ये नेम एक्सेप्टेबल है। उसके बाद माई नेम लिखा है तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम आपके पास अल्फाबेट है और स्टार्ट भी अल्फाबेट से हुआ है। नंबर 3 पे मैंने लिखा माई नेम 32 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने रूल में पढ़ा था कि आपके पास 3 चीजें हो सकती है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, तो इसमें आपके पास अल्फाबेट और डिजिट मौजूद है, लेकिन इसकी आखिरी जो शर्त थी कि ये 2 चीजें तो मौजूद है, लेकिन शुरुआत आपका अल्फाबेट से होना चाहिए, तो शुरुआत अल्फाबेट से। सो पहले जो 3 नाम है ये मेरे पास अलाउ है एज ए वेरिएबल नेम, मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूं। उसके बाद जो नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे नॉट अलाउ के बारे में। नंबर 1 मैंने लिखे फर्स्ट नेम, यानी 1 लिखा है उसके बाद नेम लिखा है, ये अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको स्टार्ट किया है विद न्यूमेरिकल, यानी डिजिट से स्टार्ट किया है। तो हमने वहां पर रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि हमारे पास इसमें
अगर हम शुरुआत करते हैं वेरिएबल की, तो इसका जो फर्स्ट होगा वो अल्फाबेट होगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट है, तो इस वजह से अलाउ नहीं है। उसके बाद मैंने लिखे माई स्पेस नेम, तो ये भी अलाउ नहीं है, क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ लिया कि किसी किस्म का स्पेस वेरिएबल के अंदर अलाउ नहीं है। उसके बाद लिखे माई डैश नेम, तो हमने पढ़ लिया था कि सिर्फ वेरिएबल नेम में तीन चीजें आपके इजाजत है, एक आपके पास अल्फाबेट, दूसरा डिजिट और अंडरस्कोर। लेकिन जो आपके पास डैश है ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये कुछ वेरिएबल्स की रूल्स थे जो हमने पढ़ लिया कि एक वेरिएबल को हम जब डिक्लेयर करते हैं, हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो उसके लिए हमने इन रूल्स को फॉलो करना होगा। और ये रूल्स हमें ये कहते हैं कि आपने इन रूल्स को वायलेट नहीं करना। अगर आपने इन रूल्स को वायलेट कर दिया तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो आप डिजायर आउटपुट चाहते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। अब जरा यहां देखिए, मैंने कैलकुलेशन करना चाहता हूं मल्टीपल वेरिएबल्स पर। मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया var1 के नाम से। नंबर 1 मेरे पास एज ए वेरिएबल बिल्कुल ठीक है, अल्फाबेट से स्टार्ट है और इसमें अल्फाबेट और डिजिट है। और var1 जो वेरिएबल है इसको मैंने वैल्यू 5 की असाइन कर दी। दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया है var2 और उसको मैंने 20 असाइन कर दिया। अब मैं यहां पर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं और एक नई वेरिएबल उसके लिए क्रिएट करूंगा, और ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो डिवीजन का है। तो यहां पर उसके लिए मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन वो इस तरीके से, मैं एक थर्ड वेरिएबल को लेता हूं जिसका नाम var3 है और उसको मैं क्या असाइन करता हूं, var2 डिवाइड बाय var1, यानी var2 को डिवाइड कर दो var1 पे और उससे जो वैल्यू आ जाए वो var3 में डाल दो। तो आपके पास var2 में 20 है, var1 में आपके पास 5 है, 20 को 5 पे डिवाइड कर दे तो 4 आएगा। सो var3 में क्या चला जाएगा, 4। आप जरा वर्क स्पेस में देख ले, जो वैल्यू हमने, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहे। var1 को आपने 5 दिया था, var1 वेरिएबल का नाम है, इसकी वैल्यू 5 है। var2 आपके पास वेरिएबल का नाम है, वैल्यू 20 है। var3 वेरिएबल का नाम है जिसपे हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और इसकी वैल्यू 4 है, आपको नजर आ रही है। x की वैल्यू 10, इससे पहले जो हमने x को दिया था वो वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, वेरिएबल रूल्स हमने पढ़ लिए कि किस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। हर चीज पे आप आंखें बंद करके आप इसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, और इस पर अगर मुख्तलिफ किस्म की अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो तो वो किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस है। जिस तरह भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया, मैटलैब के अंदर खुद अपने बने हुए फंक्शंस है जिसको एक यूजर ने नहीं बल्कि इस मैटलैब के जो प्रोग्रामर था उन्होंने बनाए थे, उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्री डिफाइंड इन मैटलैब। मैटलैब में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो फ्री डिफाइंड फंक्शंस है, उसमें से EXP और ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, तो हम रियल लाइफ में हम इस तरह पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी e की पावर x। log x है, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और हम इसको log e और x की तरह लिखते हैं। उसके बाद है log 10x, हम ये सा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होता है उसको हम log बेस 10x लिखते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट हम इस तरह लिखते हैं कि x के रूट स्क्वायर रूट के अंदर हम x को लिखते हैं, लेकिन अगर आप मैटलैब की यूज करें तो आप SQRT और फिर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप x लिखोगे। उसके अलावा एब्सोल्यूट हमारे पास एक फंक्शन है बिल्ट इन, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, आप एब्सोल्यूट में बंद कर देते हो तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। उसके बाद है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम x लिखते हैं, एंटर रेडियंस लाइक sin x, cos x, a sin x, a cos x, tangent x, cotangent x। और इसके अलावा टू एंटर x इन डिग्रीज, अगर हम डिग्री में देना चाहते तो फिर आप sin d और x लिखते हो, इसके साथ d का आपने इजाफा करना होगा, तो इससे पता चलता है कि ये हमारे पास डिग्री है और वो हमारे पास रेडियंस है। थोड़ी सी मैं रेडियंस और डिग्री की आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूं। यहां पर मैं एक चीज ड्रा करता हूं, यहां फॉर एग्जांपल मैं ब्रश से एक लाइन ड्रा करता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है, सही है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
अब इसकी जो आप देख सकते हो, अगर इसको मैं दरमियान में रेडियस में इसको डिवाइड कर दूं तो यहां पर आप देख सकते हो 90 का एंगल बन रहा है। तो ये जो हमारे पास है इसको रेडियन कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस किस्म का एंगल हो, सही है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, सॉरी ये अगर लाइन में इस तरीके से कर दूं और ये आपके पास सी है, तो फिर ये देखिए जो आपके पास 90 से कम का एंगल बनता है इसको कहा जाता है डिग्री। सही है। अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए ये 90 का मेरे पास बन गया, सॉरी कंप्लीट आप इस तरह कर ले, ये 90 का बन गया, इस तरीके से आप इसको 90 का कर दे तो ये मेरे पास 360 का बन जाएगा। तो ये जो आपके पास बिल्कुल लाइन होता है इसको रेडियन कहा जाता है, और जो इस किस्म का होता है जो कि 90 से कम का होता है इसको डिग्री कहा जाता है। सही है। अब यहां पर आप अगर आपको इस तरह नजर आ जाए साइन और ब्रैकेट के अंदर एक्स, इसका मतलब है इससे मुराद रेडियन है। लेकिन आपको साइन और उसके साथ डी और फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स नजर आए तो इसका मतलब होगा कि ये आपके पास डिग्री है। तो ये दो चीजें आपने डिफरेंशिएट करनी होगी कि आपको इससे क्या मतलब है, ये आपके पास रेडियन है या डिग्री है। तो आप डिग्री को किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, आपने उस जो आपके पास साइन है या कॉस है जो भी है उसके बाद आपने डी लिखना होगा, डिग्री को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पर कैलकुलेट द साइन ऑफ पाई बाय 2, यानी साइन पाई बाय 2 को मालूम कर लो। सो पाई बाय 2 के बारे में आपको पता है ये 180 के बराबर होता है, और मैटलैब के अंदर ऑलरेडी पाई डिफाइन हुआ है जिसकी वैल्यू 3.1416 है। आप प्रॉम्प्ट के बाद पाई लिख दे तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट देगा 3.1416। अब साइन पाई बाय 2 आपने मालूम करना है, तो साइन पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 डिवाइड बाय 2, और जब आप ये मैटलैब को दे देते हो तो मैटलैब आपको इसका सॉल्यूशन दे देता है कि आपका आंसर क्या होगा, वो 1 होगा। सो पाई यहां पर आप जब लिखोगे तो आप इस तरह नहीं लिखोगे बल्कि पी आई की थ्रू लिखोगे, और मैटलैब के अंदर इसकी वैल्यू डिफाइन हुई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा यहां पर देखिए कंबाइन व्हाट वी हैव लर्न सो फार, कैलकुलेट sin 2x वेयर x इज इक्वल टू पाई बाय 4। सही है। अब मेरे पास जो x है ना वो पाई बाय 4 के बराबर है, और मैंने sin 2x को क्या करना है, मालूम करना है। तो x पाई बाय 4 है, तो पाई आपके पास क्या है 3.1416 डिवाइड बाय 4 कर ले, उससे जो वैल्यू आ जाएगी आप क्या कर ले sin 2 मल्टीप्लाई और वो x की वैल्यू आप इसको दे दे, यानी पाई बाय 4 से जो वैल्यू आई थी आप इसको असाइन कर दे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जो वैल्यू इसकी आई जाएगी साइन यहाँ पर मतलब इसका आंसर आपको देगा कि इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। अच्छा ये दो चीजें यहाँ पर कुछ कमांड आपको समझाता चलूं। आप लोग C++ पढ़ते हो, वहां पर आप लोग CLR ACR को यूज करते थे अपनी जो स्क्रीन थी उसको क्लियर करने के लिए। यहाँ पर हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, CLC और CLEAR यानी क्लियर। इसका क्या मतलब है, किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू क्लियर द कमांड विंडोज, यानी कमांड विंडो को आपने क्लियर करना है। जहां पर आपने मुख्तलिफ कमांड्स लिखे हैं तो उसके लिए आप CLC यूज कर दे प्रॉम्प्ट के बाद, वो क्या हो जाएगा, आपकी जो कमांड विंडोज होगी वो तमाम की तमाम फॉर्मेट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप टू क्लियर ऑल वेरिएबल्स डिफाइंड इन आवर वर्कस्पेस में आपने जितनी वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, अभी से पहले हमने var1 var2 var3 x मुख्तलिफ किस्म की वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, और आप चाहते हो कि नहीं मैं वर्क स्पेस से तमाम वेरिएबल को क्लियर करना चाहता हूं, तो फिर आपने जो कमांड यूज करना है वो क्लियर का कमांड आपने यूज करना होगा। सो आज के लिए ये इतना काफी होगा। आज जो हमने पढ़ लिया मुख्तलिफ चीजें, एक हम किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को किस तरीके से वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल के मुख्तलिफ रूल्स पढ़ लिए कि एक वेरिएबल को हम इस रूल को ओबे करती है, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, और जो मुख्तलिफ किस्म के रूल थे उसको डिस्कस कर दिया है, और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए कि आप इसको ये अलाउ है और ये अलाउ नहीं है। और उसके बाद आखिर में हमने जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ फंक्शन उनको पढ़ लिया कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास बिल्ट इन है, और उसके बाद रेडियंस और डिग्री को हमने पढ़ लिया कि रेडियन क्या चीज़ है और डिग्री हमारे पास क्या चीज़ है, दोनों की डिफरेंशिएट हम किस तरीके से करेंगे। और उसके बाद अगर कमांड विंडो को हमने क्लियर करना है तो हमने कौन सा कमांड यूज़ करना है, और अगर वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास डिक्लेयर हुए हैं उनको हमने ख़त्म करना है
तो हमने कौन सा कमांड यूज़ करना होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की जो कोर्स है, जो क्लास है, उसकी समझ आई होगी लेक्चर की। अगर फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर ले ग्रुप के अंदर। ओके, शुक्रिया।